नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। कल जब हाउसफुल 5 रिलीज़ हुई तो बहुत सारे लोग ये सोचकर अपनी फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ थिएटरों में गए कि इस फ़िल्म को एन्जॉय करेंगे, सबके साथ में। क्योंकि ऐसी फ़िल्में बहुत कम आती हैं, कॉमेडी फ़िल्में जिसमें कि आप बैठकर हँसें। तो इस फ़िल्म से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। लेकिन जब वो फ़िल्म देखने लगे और फ़िल्म देखकर जब बाहर निकले, तो आप कहिए कि उनके मुँह का जो स्वाद था वो कड़वा और कसैला हो गया। और उसकी वजह ये थी कि इस फ़िल्म में जिस तरह से कॉमेडी दिखाई गई, जिस तरह से कॉमेडी पेश की गई है, उसने बहुत सारे लोगों को जो है आप कहिए कि निराश किया। और जिस तरह से वो फैमिली और दोस्तों के साथ में आए थे, कि एक अच्छा समय गुज़ारेंगे, तो कई मौके ऐसे इस फ़िल्म में आए कि जब वो एक-दूसरे की बगलें झाँकते रह गए कि यार ये हमने मिल बैठकर साथ में क्या देख लिया। और अब इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया में भी बातें जो हैं लिखी हैं। बहुत सारी बातें सोशल मीडिया में आ रही हैं और लोग जो हैं बाकायदा अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और एक सवाल उठा रहे हैं। और वो सवाल ये है कि इंडियन सिनेमा जो बॉलीवुड का सिनेमा है, उसकी कॉमेडी का लेवल कितना नीचे तक गिर गया है और डर ये है कि क्या ये अभी और ज़्यादा गिरेगा। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि इस हाउसफुल 5 की 5 ऐसी कौन-सी नॉनसेंस बातें हैं, जिन्होंने लोगों को इस फ़िल्म से एक तो नाराज़ किया, दुखी भी किया। और वो बताई जा रही हैं, एक-दूसरे को लोग बता रहे हैं कि आखिर इस फ़िल्म से उन्हें क्या निराशा हुई। आर्टिकल भी लिखे जा रहे हैं सोशल मीडिया में जो बातें आ रही हैं उनको लेके। तो जो सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ है इस फ़िल्म को लेके, वो है इसमें जो डर्टी जोक्स और जो डबल मीनिंग डायलॉग्स जो है वो कहे गए हैं। और वाक़ई मतलब ये बहुत ही अजीब बात है कि मतलब जब बड़े-बड़े स्टार हों फ़िल्म में, अक्षय कुमार हैं, संजय दत्त हैं, जैकी श्रॉफ हैं, ये सब सीनियर एक्टर हैं, काफ़ी सीनियर एक्टर हैं। जॉनी लीवर हैं, जो बहुत अच्छी कॉमेडी करते रहे हैं। और इसके अलावा जो भी सारे एक्टर्स हैं, कम से कम 20 सितारे इस फ़िल्म में देखने मिलेंगे। तो वो जिस लेवल की कॉमेडी कर रहे हैं, वो हैरान करती है। एक आर्टिकल मैं M9 न्यूज़ पर पढ़ रहा था, उसका हेडिंग ही है, मलाइकाज़ बट प्यूबिक हेयर जोक्स एंड मोर डिसगस्टिंग। वाक़ई ये डिसगस्टिंग है। इस आर्टिकल में जो लिखा है उसका एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि लोगों की जो निराशा का लेवल है आपको पता चलेगा। इस आर्टिकल में जो लोगों ने सोशल मीडिया में लिखा है उसके आधार पर ये आर्टिकल लिखा गया है। और जो सोशल मीडिया में लिखा गया है उसको कंक्लूड करते हुए आर्टिकल लिखता है लोगों के बारे में कि लोगों ने क्या बताया है। They pointed out how disgusting and wild Bollywood humor has become, riddled with sexual jokes, degrading women, cracks about pubic hairs, Malaika's butt parts, and insulting gay stereotypes. They also did not shy away from adding some 69 jokes in it as well. आप समझ रहे हैं? मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बारे में लोग सामने मतलब ठीक है अ, यार दोस्तों के बीच में कुछ प्राइवेट मोमेंट्स में ये सारे हँसी-मज़ाक और जोक करते हैं। तो इस तरह की बातें इन बातों को जो है चुटकुलों का या कॉमेडी का आधार बताया गया है। द फिल्म्स ह्यूमर सीम्स टू बी रिवॉल्व एंटायरली अराउंड डबल मीनिंग सेक्सुअल जोक्स एंड कॉलिंग वुमेन एवरी नेम बट अ रिस्पेक्टफुल वन। मतलब आप एक भी सीन इस फ़िल्म में ऐसा नहीं देख सकते हैं, जहाँ पर एक्ट्रेसेस हों या कोई एक्ट्रेस हो और उस सीन को देखकर उस एक्ट्रेस के लिए या महिलाओं के लिए आपके मन में कोई सम्मान पैदा हो। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं मतलब वुमेन को डिग्रेड करने वाले, रिलेशनशिप को लेकर जो हैं। एक तो आपने ट्रेलर में देखा होगा कि अभिषेक बच्चन जो है किसी महिला के साथ बिस्तर में से उठ रहे हैं और अक्षय कुमार उन्हें कहते हैं कि अरे डॉक्टर, डॉक्टर खेल रहे थे क्या? मतलब इतना वो पूरा सीन इतना खराब ढंग से लिखा गया है। फ़िल्म में एक जगह आती है जब गाना हो जाने के बाद में कि भाई सब लोग पार्टी सॉन्ग के बाद में कि कोई चंकी पांडे जो हैं, वो सबके ड्रिंक को स्पाइक कर देते हैं। अब वो किसको देने जा रहे थे ये नहीं बताया जाता है। लेकिन ये जो 6 लोग हैं, अक्षय, अभिषेक, रितेश देशमुख और इनकी जो गर्लफ्रेंड्स बनी हैं, वो लोग इसको पी लेते हैं और उसके बाद में जो है कि एक व्यक्ति जो है दूसरे के पार्टनर के साथ बेड में चला जाता है, बाद का पूरा ड्रामा। ये बहुत ही होपलेस सीन है। तो इस तरह से जो डर्टी जोक्स और डबल मीनिंग का जो मामला है, ये लोगों को
बड़ा अखर रहा है और ख़ास तौर पर वो जबकि फैमिली के साथ देखने जा रहे हैं या क्लोज़ फ्रेंड सर्किल के साथ में देखने जा रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। तो इस बात को लेकर काफ़ी आपत्ति हो रही है और क्या ऐसी कॉमेडी होना चाहिए? कॉमेडी के नाम पे ये सारी चीज़ें और अगर आप ऐसी कॉमेडी बना रहे हैं, तो आप खुलकर बताइए कि हम जो है सेक्स कॉमेडी बना रहे हैं, हम एडल्ट कॉमेडी बना रहे हैं। आदमी उस मेंटालिटी के साथ जाएगा, उस तरह से अपना दिमाग का फ्रेम जो है वो बना लेगा और तब इस फ़िल्म को देखने के लिए वो जाएगा। लेकिन ये फ़िल्म कॉमेडी होने की बात करती है, किलर कॉमेडी। इस फ़िल्म में एक थ्रिल है, हम थ्रिलर बना रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट है, डर्टी जोक्स और डबल मीनिंग जो 5 जो नॉनसेंस या सेंसलेस बातें इस फ़िल्म में की गई है। दूसरा है इस फ़िल्म में ओवर एक्टिंग, मतलब आप समझ लीजिए कि कोई भी एक्टर इस फ़िल्म में नॉर्मल है ही नहीं। वो अजीब ही तरीके से जैसे उसे कहा गया और डायरेक्टर ने कैमरा ऑन कर दिया और कहा कि आपको एकदम ओवर द टॉप रहना है, आपको नॉर्मल दिखना ही नहीं है। तो चाहे वो अक्षय कुमार हों, चाहे अभिषेक बच्चन हों, रितेश देशमुख का काम ज़रूर अच्छा है, इसमें मैं ज़रूर कहूँगा रितेश देशमुख का अपना एक स्टाइल है और वो कॉमेडी भी बढ़िया करते हैं। जॉनी लीवर उनका अपना स्टाइल है, वो भी अच्छा करते हैं। लेकिन बाकी कलाकारों को जब आप देखेंगे चाहे वो डिनो मोरिया हो, फरदीन खान हो, हालाँकि ये लाउड कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के डायलॉग्स इनको दिए गए हैं, उसके अलावा जो सारी एक्ट्रेसेस हैं इसमें जैकलीन फर्नांडिस है, सोनम बाजवा है, नरगिस फाकरी है, चित्रांगदा सिंह है, सौंदर्या शर्मा है, ये सारी एक्ट्रेसेस जो हैं कॉमेडी कर रही हैं और सच बात तो ये है कि इनको एक्टिंग ही नहीं आती है। आप चित्रांगदा को छोड़ दीजिए यहाँ भी वो थोड़ा बहुत लगता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन उनका रोल उस तरह का नहीं है। नाना पाटेकर जब आते हैं तो नाना पाटेकर भी इस तरह से काम करते हुए नज़र आते हैं जैसा आपने उनको कभी दूसरी फ़िल्मों में नहीं देखा होगा। वो इन सब लोगों के बीच में जो है एक तो बहुत देर से आते हैं। फ़िल्म खत्म होने के जो मोमेंट्स होते हैं आखिरी आधे घंटे वो वहाँ पर आते हैं और तब तक तो बहुत कुछ जो है वो निकल चुका होता है। तो नाना पाटेकर भी आने के बाद में आपको इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं। फिर उनका भी मामला बहुत लाउड है, जबकि नाना पाटेकर को उनके अंदाज़ के लिए जाना जाता है। और जब फ़िल्म में उनका पहला सीन आता है, वो लंदन पुलिस के सीनियर ऑफ़िसर बने हैं, तो पहले सीन में वो दिखते नहीं है लेकिन जो डायलॉग उनके होते हैं, वो एक अपराधी है उसको टॉर्चर कर रहे हैं और जिस तरह से उसको भयानक ढंग से डरावने तरीके से उसको टॉर्चर कर रहे होंगे, आप सिर्फ़ इमेजिन कर सकते हैं उन डायलॉग्स को सुनते हुए। तो ऐसा लगता है कि शायद नाना कुछ अपने अंदाज़ में नज़र आने वाले। लेकिन जब वो सामने आते हैं, तो आपको डिसअपॉइंट ही करते हैं। और अक्षय कुमार कई लोग हालाँकि उनकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पीआर का बहुत सारा गेम चलता है। हर व्यक्ति जो है वो ये बताना चाहता है कि मेरा बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस फ़िल्म में और अक्षय कुमार क्योंकि इस फ़िल्म के सबसे बड़े सितारे हैं। तो मीडिया में कुछ इसी तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये फ़िल्म जो है, उन्हीं की वजह से जो कुछ भी कमा पाई है पहले दिन, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि फर्स्ट डे कलेक्शन कितना आया है और हमने उसके बारे में क्या बात की थी। तो अक्षय कुमार की तारीफ़ें आपको मीडिया में देखने मिली कि भाई उनकी एक्टिंग ने बचा लिया। जबकि मैं कह रहा हूँ कि वो एक्टिंग नहीं है, ओवर एक्टिंग है और बहुत खराब एक्टिंग। अक्षय कुमार के पास यही एक जॉनर बचा हुआ था जो कोरोना के बाद से उनका एक फ्लॉप दौर चल रहा है और उनको उनकी फ़िल्मों को ख़ारिज किया जा रहा है। तो यही मान के चला जा रहा था कि भाई ये कॉमेडी एकमात्र ऐसी चीज़ है, जो अक्षय कुमार के करियर को बचा सकती है। और इसीलिए कई लोग जो है हाउसफुल 5 का इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद में वेलकम टू जंगल भी आने वाली है, उसका भी कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हेरा-फेरी 3 की बातें थी, हालाँकि वो फ़िल्म अब कंट्रोवर्सी में फँस गई है। तो ये माना जा रहा था कि अक्षय कुमार का करियर अब अगर कहीं बचना है, तो वो कॉमेडी की वजह से। लेकिन इस फ़िल्म में जिस तरह की वो कॉमेडी कर रहे हैं और बहुत लाउड होके, अव्वल तो वो एक्टिंग करते हैं, कभी भी नहीं लगता है। लेकिन कॉमेडी में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल जाती हैं, मगर यहाँ वो चलता हुआ मामला भी नहीं दिख रहा है। वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी के साथ आप बदतमीज़ी से और तू-तड़ाक से बात करते हैं, वो पूरी फ़िल्म में उसी अंदाज़ में बात कर रहे हैं। लग नहीं रहा है कि वो किसी कैरेक्टर में हैं। वो बस जिस तरह से रियल लाइफ़ में भी आपने उनको स्टेज पे देखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में देखा होगा, जैसे वो तू-तड़ाक से बात करते हैं, वो उसी तरीके से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बड़ा निराशाजनक मामला है कि जिस तरह की ओवर एक्टिंग इस फ़िल्म में हुई है और कोई भी एक्टर नहीं है। जैसे नाना हैं, तो ठीक है वो आते हैं, जैसे मैंने कहा बहुत देर हो जाती है। रितेश देशमुख ज़रूर लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। अभिषेक बच्चन इस फ़िल्म में क्यों हैं मतलब ये समझ में नहीं आता।
उन्होंने हाउसफुल 4 छोड़ दी थी। उन्होंने हाउसफुल 4 में काम नहीं किया था, तो उसकी एक काफ़ी अलग वजह थी और उसकी वजह यही थी कि उनको उस वक़्त जब ये फ़िल्म आई थी, तो हाउसफुल 3 जब आई थी, तब कहा गया था कि भई आप क्यों ये साइड रोल्स कर रहे हैं? तो उन्होंने साइड रोल करना उसके बाद में खत्म कर दिए थे, मल्टी स्टारर करना बंद कर दी थी। लेकिन वो इस फ़िल्म से वापस आए हैं। अब उनके वापस आने के बाद भी वो वैसे ही रोल कर रहे हैं, जिस तरह का वो हाउसफुल 3 या उसके पहले करते रहे हैं, जिसका कि रोल का कोई ख़ास मतलब नहीं। हालाँकि ये ज़रूर है इस फ़िल्म में कि भाई डायरेक्टर ने जो 2 किलर इस फ़िल्म में हैं, उसमें से एक वो बने। ये बात मैं यहाँ बता देता हूँ। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें और बल्कि दोनों ही वर्ज़न जिसके हाउसफुल 5 ए और हाउसफुल 5 जो बी जो कहा जा रहा है, दोनों में कौन-कौन किलर हैं, वो सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। लेकिन ठीक है, मैं उस पर बात नहीं करता हूँ, मगर इतना ज़रूर कहता हूँ कि अभिषेक को इम्पोर्टेंस देने के लिए डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने भी एक किलर का रोल दिया है, जो कि दोनों फ़िल्म में है, ए और बी में। दूसरा किलर जो है अभिषेक के साथ में, वो कोई और है। तो उस पर ख़ैर कभी हम बात करेंगे। तो ये एक्टिंग का मामला जो है इस फ़िल्म को भी काफ़ी नीचे ले जाता है और लोगों को मज़ा नहीं आता है। तीसरा, इस फ़िल्म की जो नो ब्रेनर स्टोरी या नो ब्रेनर स्क्रिप्ट कहिए, ये कहानी बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि बगैर दिमाग लगाए जो है वो लिखी गई है। अब साजिद नाडियाडवाला जो इस कहानी के राइटर भी हैं, तो उनका ये कहना है कि भई मैंने 30 साल लगाए इस कहानी को लिखने में और ये आइडिया सोचने में कि भाई इस फ़िल्म के 2 एंड होंगे। अब 30 साल अगर आप किसी कहानी में दें और ऐसी कहानी लिखें, तो वाक़ई सोचने में आता है कि भाई आप किस तरह के राइटर हैं और किस तरह की स्टोरी आप लिख सकते हैं। आपकी काबिलियत पर सवाल उठता है, तो लाज़मी है इस फ़िल्म को देखने के बाद में। और इस फ़िल्म की स्क्रिप्ट को लिखने में आधा दर्जन से ज़्यादा आई थिंक 6 या 7 लोग लगे हैं, इंक्लूडिंग साजिद नाडियाडवाला। अब सोचिए 7 लोग मिलकर एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं फ़िल्म की और स्क्रिप्ट के नाम पर क्या लिख रहे हैं? डबल मीनिंग डायलॉग, भद्दे सीन, सीन बिल्कुल मतलब अ, ज क्रिंज जिसे आप कहते हैं आज की तारीख में, जो बहुत ही डिसग्रेसफुल है मतलब एक तरीके से और जिसको कहना चाहिए कि डिसगस्टिंग है। ये सारी चीज़ें आप लिख रहे हैं और इसको लिखने के लिए आपको आधा दर्जन से ज़्यादा ज़्यादा लोग लग रहे हैं। डायलॉग जो आप सड़क छाप भाषा में सड़क छाप बातें लिख रहे हैं, उस डायलॉग को लिखने के लिए 3-3 4-4 लोग लिख रहे हैं। मतलब आप समझिए ओवरऑल राइटिंग का क्रेडिट जो है आधा से 1 दर्जन लोगों के खाते में जाता है और वो इस तरह की चीज़ लिखते हैं। ये बात मानी जा सकती है और इसमें कोई बुराई नहीं कि भाई कुछ फ़िल्में ऐसी बननी चाहिए कि आप दिमाग जो है घर पर रखो या हॉल से बाहर रखो और उसके बाद आप फ़िल्म देखो। अच्छी बात है, वैसी भी कॉमेडी की ज़रूरत होती है। लेकिन इस तरह की राइटिंग क्योंकि उस कॉमेडी को लिखने में मेहनत चाहिए और बहुत मेहनत चाहिए। लोगों को हँसाना कोई आसान काम नहीं है। ऐसी कॉमेडी लिखना जिसमें लोगों को लगे कि हमें देखकर मज़ा आया और बिल्कुल वो रिलैक्स हो जाएँ उसको देखने के बाद में। और हँसते-खेलते जो है वो थिएटर से बाहर निकलें और फिर भूल भी जाएँ। कोई ज़रूरत नहीं कि आप उन चीज़ों को याद रखें। या जब बाद में उस फ़िल्म को देखें या बाद में उस फ़िल्म के कोई हिस्से टीवी पर देखें या सोशल मीडिया में उसके ग्लिम्प्स देखें या यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें उसको देखें, एन्जॉय करें, भूल जाएँ। लेकिन इस तरह की कहानी और कहानी क्या है इस फ़िल्म में? एक बिलियनियर है जिसके पास अ, ब एक क्रूज़ शिप पर जो है अपना 100वाँ बर्थडे वो मना रहा है। और बर्थडे मनाने के ठीक 1 दिन पहले उसकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद उसने एक होलोग्राम विल तैयार की है और उस विल में वो कहता है कि भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो लोग हैं, उनसे कहता है कि भाई मेरा एक बेटा है। एक बेटा जो दूसरी शादी से वो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में और वहीं सामने है, मगर वो उसको संपत्ति नहीं देता, उसको वारिस नहीं बनाता। कहता मेरी पहली पत्नी से जो मेरा बेटा है, वो आएगा और सारा कुछ उसका होगा। और अगर वो नहीं आया तो ये सारी चीज़ें तुम बाँट लेना। अब उसकी तो मौत हो जाती है। अब कहानी आपको क्या बता रही थी जब इस फ़िल्म का ट्रेलर आया था, कहानी आपको क्या इंडिकेट कर रही है कि एक मर्डर हुआ है। तो वो इस तरह से इंडिकेट कर रही है कि जो आदमी अपना 100वाँ जन्मदिन जो है पापा रंजीत यहाँ जो 100वाँ जन्मदिन मनाने वाले हैं, उनका मर्डर हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं, मर्डर यहाँ किसी और का हुआ, उनके डॉक्टर का हुआ है और यहाँ पापा रंजीत जो हैं वो मर जाते हैं। और उस डॉक्टर का मर्डर किसने किया है और उसके बाद में 2 और मर्डर होते हैं, तो फ़िल्म उस तरफ चली जाती है। और फ़िल्म में 1 मर्डरर नहीं है बल्कि 2 मर्डरर हैं, ये मैंने आपको पहले बताया। अब वो मर्डरर कौन है और उस मर्डर का मोटिव क्या है? जब भी कोई ऐसी थ्रिलर फ़िल्म बनती है, कोई ऐसी मिस्ट्री होती है मर्डर वाली, तो उसमें सबसे ख़ास बात होती है कि उसके पीछे मोटिव क्या है? और रियल लाइफ़ में भी आप देखें जब कत्ल की घटनाएँ सामने आती है, तो पुलिस सबसे पहले ये
पता लगाने की कोशिश करती है कि जिसकी हत्या हुई है, उस हत्या के पीछे हत्यारे का इरादा क्या रहा होगा। और इस फ़िल्म में वो चीज़ एस्टेब्लिश ही नहीं होती, मतलब ढंग से कोई बात निकल के ही नहीं आती कि अगर उस डॉक्टर की हत्या हुई है, तो उसके पीछे कोई बहुत ठोस वजह निकल के आए, या उसके बाद जो 2 हत्याएँ होती है, उसके पीछे कोई बहुत ठोस और बड़ी मजबूत सी बात निकल के आए और आपको कोई रहस्य खुल जाए, अच्छा ऐसी बात थी इसलिए मारा गया, या उनकी मौत से किसी की ज़िंदगी का कुछ बनना-बिगड़ना हो, वो तक नहीं है यहाँ पर। तो आप खामखा सिर्फ मर्डर दिखा रहे हैं, मर्डर मिस्ट्री के नाम पर जो है, और आप ट्रेलर में ये बता रहे हैं कि एक क्रूज़ पर जो है वो मर्डर हुआ है। तो कहीं न कहीं वो जो चीज़, जो थ्रिल था, वो जो मिस्ट्री थी, उसको भी ये फ़िल्म जो है नहीं बुन पाती। स्क्रिप्ट की अगर बात करें, जैसे मैंने कहा कि आधा दर्जन से ज़्यादा लोग इसकी स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं। शुरू तो ठीक होती है, फ़िल्म आपको 10-15 मिनट तक ठीक लगता है कि भाई जब तक वो जो जॉली आने वाला है, पापा रंजीत का बेटा, पहली पत्नी से, और वो आएगा तो उसकी जगह 3 आ जाते हैं। यहाँ तक तो फ़िल्म ठीक लगती है कि चलो अब 3 लोग आए हैं, अब हम देखें क्या होता है। क्या कॉमेडी ऑफ एरर्स होता है? क्या स्लैपस्टिक कॉमेडी होती है? क्या कोई सिचुएशनल कॉमेडी बनती है? आप इस लेकिन उसके बाद वहाँ से फ़िल्म जो है वो एक अलग ही तरह के अश्लील और भद्दे दृश्यों में, उसके बा और जो डबल मीनिंग डायलॉग्स में बदल जाती है। लगता ही नहीं कि यहाँ पे कुछ कॉमेडी हो रही, कुछ एक अजीब ही तरीके का ड्रामा चलने लगता है जिससे कि आप कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। और वो मिस्ट्री और थ्रिल जो मर्डर के साथ जुड़ा हुआ है, उसको भी आप कहीं फ़ील नहीं कर पाते हैं। तो राइटिंग के मामले में ये फ़िल्म जो है बहुत कमज़ोर है। चौथा पॉइंट जो है इस फ़िल्म का, जो इस फ़िल्म को कमज़ोर बनाता है और दर्शकों को इससे दूर करता है, वो है चीप स्किन शो। देखिए, फ़िल्मों में स्किन शो जो है, वो अक्सर इसलिए इस्तेमाल होता है कि दर्शक देखने आएँ। ये थोड़ा-सा ग्लू का काम करता है। बहुत सारा ऑडियंस जो है वो देखने जाता है कि चलिए स्किन शो देखते हैं। लेकिन अगर उसको एस्थेटिकली दिखाया जाए, उसके पीछे की वजहें भी आपको पर्दे पर कुछ कम ज़्यादा दिखाई दें, थोड़ी-सी लॉजिकल भी दिखाई दें, तो भी समझ में आता है। लेकिन इस फ़िल्म में वैसा कुछ नहीं है। कहने को 5 एक्ट्रेसेस हैं, मतलब 3 तो हीरोइन हैं जैसे मैंने आपको बताया था, जैकलीन फर्नांडिस है, उसके अलावा जो है चित्रांगदा सिंह है, नरगिस फाकरी हैं, सौंदर्या शर्मा हैं, और सोनम बाजवा। अब ये एक्ट्रेसेस हैं और सभी को डायरेक्टर ने कम-ज़्यादा करके ऐसे कपड़े पहनाए हैं कि उनको आप जो स्किन शो जो है वो होता रहे, और हर सीन में होता रहे, ऐसा नहीं कि किसी एकाध सीन में ही है। और उसके अलावा अक्षय के साथ जैकलीन फर्नांडिस का जो सीन इस फ़िल्म में आता है एक एडल्ट कॉमेडी की तरह, वो आपको कहीं से भी टेस्ट में अच्छा नहीं मालूम पड़ता है। तो जब आप एक्ट्रेसेस को कहानी में या फ़िल्म में सिर्फ़ इसलिए ले रहे हैं कि आप स्किन शो कराएँगे उनसे, तो आप सोच लीजिए कि उस कहानी में उनकी क्या जगह होगी, क्या किस तरह का रिस्पेक्ट होगा। तो वो सारी चीज़ें नहीं है। उसके बाद में चलिए आप जो चीज़ें दिखा रहे हैं कि अगर वो रिवीलिंग ड्रेस में हैं, कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। जिस कल्चर से वो आती हुई दिखाई जा रही, वहाँ पर शायद वैसा है, या जिस जगह पर वहाँ पर हैं, वहाँ उस तरह का ड्रेसअप जो है वो बहुत नॉर्मल है। लेकिन उसके बाद फिर आप इंटेंशनली कुछ चीज़ें दिखाते हैं। जैसे फ़िल्म में एक सीन आता है जहाँ पर 3 एक्ट्रेसेस, नरगिस फाकरी, सौंदर्या शर्मा और जैकलीन फर्नांडिस, वो डॉक्टर का जो एक लैब बताया गया है जहाँ वो डीएनए टेस्ट कर रहा होता है, वहाँ उनको छुप कर जाना है। अब इतने बड़े जहाज में जो 3 या 4 मंजिला है, उस जहाज के उस डॉक्टर के जब वो लैब में जाती हैं, तो वो किसी दरवाज़े से नहीं जाती हैं। जबकि ऐसा भी नहीं है कि आपको बताया कि जहाज एकदम पैक है। जहाज पे आपको सन्नाटा ही मिलेगा, मतलब 90% सीन ऐसे हैं, कहने को जहाज है लेकिन वहाँ सन्नाटा है। इन 15-20 लोगों के अलावा वहाँ कोई भी नहीं है। अब उस सन्नाटे भरे जहाज में वो किसी सीढ़ी से या रास्ते से नहीं जाती हैं। दिखाया गया है कि एक छोटा-सा टनल जैसा है, और टनल भी ऐसा है कि वो आदमी खड़ा नहीं हो सकता, वहाँ उसको लेट के जाना होगा। तो वहाँ तीनों हीरोइनें जो हैं लेट के, पीठ के बल, घिसट-घिसट के जा रही हैं, शॉर्ट ड्रेसेस पहने हुए, ऊपर और नीचे। और अब आप सोच लीजिए कि वो सीन कैसे बनता होगा। तो वो डायरेक्टर और उस बिल्कुल एकदम कैप्चर कर रहा है कि देखिए ये जा रही हैं और लंबा सीन है। तो वहाँ रिवीलिंग ड्रेस के साथ आप जिस तरह से स्किन शो कर रहे हैं, वो बड़ा भद्दा लगता है। उसके अलावा सौंदर्या शर्मा का यहाँ जो कैरेक्टर है, वो यहाँ पर वकील बनी है, पापा रंजीत की। तो वो जो है पूरा जो उनकी विल है, उसको पढ़ना, उसके बारे में सबको बताना। रिवीलिंग ड्रेस के साथ में उनके
न 2-3 मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब वो खड़ी हो रही हैं, कहीं बैठ रही हैं। अब वहाँ पर जिस तरह से उनकी ड्रेस के साथ मज़ाक करते हुए श्रेयस तलपड़े को दिखाया गया है कि अगर उनके उठने-बैठने में स्कर्ट अगर ऊपर-नीचे हो रहा है या टॉप अगर ऊपर-नीचे हो रहा है, तो श्रेयस तलपड़े का जो कैरेक्टर है वो एक कागज़ की दूरबीन बनाते हुए देख रहा है कि अरे! मैं देख लूँ ज़रा कुछ, इस तरह से। एक और सीन जो क्लाइमैक्स में आता है कि जिसमें अक्षय कुमार के हाथ में गन है और सबको वो हैंड्स अप कर रहे हैं, तो उस वक़्त जो सौंदर्या की ड्रेस होती है, जो लोअर होता है, वो ऊपर खसक जो मिनी स्कर्ट होता है, वो ऊपर खसकता है, तो स्किन और ज़्यादा दिखने लगती है, थाइज़ और ज़्यादा दिखने लगती है। फिर वो सबको हैंड्स डाउन कराते हैं, फिर अप कराते हैं, फिर डाउन कराते हैं, अब वो आप उस ड्रेस पर दिखा रहे हैं, तो आप किस तरह की कॉमेडी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चीप किस्म का जो स्किन शो दिखाया गया है, ये आपको उस फ़िल्म से जोड़ने का काम नहीं करता है और अगर आप फैमिली ऑडियंस के साथ गए हैं, तो अभी कोई इस तरह की शॉर्ट ड्रेसेस जो हैं, कोई बहुत अजूबा नहीं रह गई कि सिनेमा में ही पहनी जाती हैं। घरों में पहनते हैं, जो एक नई जनरेशन है, आप पूरा देख लीजिए, फ्रेंड सर्किल में है, आप बाहर निकलिए आपको मिले अब आप उस ड्रेस के साथ इस तरह का खिलवाड़ करते हुए दिखाते हैं, बहुत चीप किस्म का स्किन शो जो है वो आपको इस फ़िल्म में नज़र आता है। उसके पीछे कोई पर्पज़ नज़र नहीं आता। जैसा मैंने कहा कि हिंदी सिनेमा में रहा है स्किन शो जो रहा है, हिंदी सिनेमा क्या किसी भी सिनेमा में आप देख लीजिए। तो कभी डायरेक्टर्स गाने दिखाते रहे हैं, कभी कोई सिचुएशन दिखाते रहे हैं, लेकिन इस तरह से चीप ढंग से जो है इस फ़िल्म में दिखाया गया है, वो भी डिटैच करता है जो ऑडियंस है उसको। लास्ट और 5वां पॉइंट जो है इस फ़िल्म का जो एकदम आपको लगता है कि नॉनसेंस टाइप का है, वो इसका म्यूज़िक है। अब कहने को इस फ़िल्म में देखिए 4 गाने हैं। एक तो लाल परी जो है वो आप देख ही चुके हैं, वो काफ़ी बज रहा है। उसके अलावा एक गाना है दिल ए नादान, एक गाना है कयामत और एक है फुगड़ी डांस। गाने क्योंकि आप जब शिप पर हैं तो आपको लगता है कि ठीक है भाई पार्टी का माहौल है, पार्टी सॉन्ग्स हैं, होना चाहिए। लेकिन गाने एक तो सही सिचुएशन पे आने चाहिए और गाने में जिन वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उस जगह से मेल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ ऐसा हुआ कि जिसको गाना तैयार का करने का काम दिया, उसने अपना गाना तैयार कर दिया और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ने शायद देखा भी नहीं कि उस गाने में क्या लिखा गया है। और उस गाने को उठा क्योंकि रेडी हो गया, रेडीमेड मामला था, उधर से उठा के इधर चिपका दिया। खास तौर पे जैसे आप लाल परी वाले गाने को सुनेंगे, अब यहाँ मामला लंदन का है। लंदन के से लगा हुआ जो समुद्र है, वहाँ जो है वो शिप खड़ा हुआ है। अब उसके अंदर जो है क्रूज़ जो है उसके अंदर ये सारा पार्टी का माहौल चल रहा है और जब ये लाल परी गाना चलता है, तो आप देखेंगे फ़िल्म में पुलिस आती है इस फ़िल्म में, लंदन पुलिस आती है। गाना यहाँ चल रहा है उसमें दिल्ली पुलिस का ज़िक्र चल रहा है। मतलब ये किस तरह के वर्डिंग्स जो है आप बड़ा अजीब ही दिले नादान गाना आप सुन लीजिए। बहुत ही अजीब फिलॉसफिकल आपको लगेगा ये किस तरह की फिलॉसफी ये गाना जो है वो दे रहा है, किस तरह के वर्ड्स इसमें यूज़ किए गए हैं। फुगड़ी डांस यहाँ पर वही नाना पाटेकर जो है वो पूरा एक मराठी अंदाज में आते हैं। जो कहने को वो पुलिस ऑफिसर हैं, लंदन पुलिस के सीनियर ऑफिसर हैं। लेकिन जब वो जहाज पर आते हैं, तो वो पूरे महाराष्ट्रीयन मराठी धनगर स्टाइल जो होता है, जो ड्रेसअप होता है या जैसे उनके हाथ में एक लकड़ी होती है और उसके ऊपर घुंघरू बंधे होते हैं, वो सारा उस तरह से क्या उसकी ज़रूरत है, ये भी आपको समझ में नहीं आता। और फिर जब वो फुगड़ी डांस वहाँ शुरू करते हैं, तो उसमें फिर दिवाली का भी ज़िक्र आता है, जतरा का भी जो तीर्थ यात्रा होती है, उसका भी ज़िक्र आता है। क्या ज़रूरत है मतलब क्या रेफ़रेंस है उसके गाने में और नाना क्यों फुगड़ी डांस शुरू करा देते हैं वहाँ पर, जो कि मराठी कल्चर का अहम हिस्सा है। तो कोई कनेक्ट ही नहीं है। तो जब आप म्यूज़िक जो है उसको रखते हैं गाने और संगीत को, तो भारतीय सिनेमा में तो इसकी बड़ी मतलब इतना समृद्ध परंपरा है संगीत गीत की लेकिन इसको पिछले 15-20 सालों में एक तो रीमिक्स के नाम पर, रैप के नाम पर और ये जो फ़ास्ट म्यूज़िक आता है उसके नाम पर खत्म कर दिया है। और हिंदी सिनेमा के इतिहास को आप देखें और हाल के कुछ वर्षों तक ऐसा था, गाने की जो सिचुएशन होती थी वो कहानी का हिस्सा होती थी। वो गाने कहानी का हिस्सा होकर कहानी को आगे बढ़ाते थे। तो वो उसका पार्ट होता था, ऐसा नहीं होता था कि कहीं कुछ भी आया आप उसको डाल दें, चाहे निकाल दें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको हज़ारों ऐसे गाने मिलेंगे हिंदी सिनेमा में कि अगर आप उनको हटा दें तो शायद कहानी ट्रैक से उतर जाए या फिर आपको लगे कि यार कुछ कमी हो गई इसमें। तो इस तरह से लेकिन यहाँ तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने ध्यान ही नहीं रखा इस बात का कि गाने कहाँ जा रहे हैं, उनके वर्डिंग्स क्या है, किस जगह पर वो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, अगर वो नहीं आएँगे तो क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है?
अगर नाना वहाँ पर फुगड़ी डांस, ये जो फुगड़ी गाना जो रैप है, वो वहाँ लोगों से ना करवाएँ कि अच्छा चलो ये रैप मत करो, उससे ऐसा तो नहीं कि कहानी पे कोई फ़र्क पड़ जा रहा है। बल्कि कहानी का ड्यूरेशन ही कम हो जाता है, जो पौने 3 घंटे का जो टॉर्चर निकल के आता है, ये गाने वगैरह हटा दें, तो कम से कम आप 15 मिनट का टाइम तो इसी में कम कर लीजिए, तो ढाई घंटे के आस-पास हो जाती फ़िल्म। और एडिटिंग की और बहुत सारी गुंजाइश हैं। कुल मिला के फ़िल्म 2 से सवा 2 घंटे के अंदर बहुत टाइट होके खत्म हो सकती थी। मगर जो इंटेंशन आपके उसके पीछे नज़र आते हैं कहानी के या डायलॉग्स में, वो जो आप चीप बातें कर रहे हैं, अगर आप उसको साफ-सुथरे ढंग से बनाते और कसी हुई फ़िल्म बनाते और एक इस इंटेंशन के साथ बनाते कि एक अच्छी कॉमेडी और थ्रिलर, जो आप किलर कॉमेडी कह रहे हैं, वैसा बनाना है तो हो सकता है कि फ़िल्म में कोई और बात होती। लेकिन आपको दिखाना कुछ और है। फैमिली ऑडियंस को बुलाने के लिए कॉमेडी के नाम पर आप जो कुछ दिखाना चाहते हैं, उसके नाम पर ये सारा कुछ जो है बड़ा भद्दापन है। लोग कुछ सोच कर देखने जाते हैं और कुछ निकलता है। तो ओवरऑल जो है, ये फ़िल्म जो है आपको निराश तो करती ही है। तो इसको अगर थोड़ा एनालिसिस करें तो मैंने वही सोचा कि मैं आपको बताऊँ कि ऐसी हाउसफुल 5 की ऐसी कौन-सी 5 बातें हैं, जो आप कहिए कि एक तरीके से नॉनसेंस कह लीजिए या उनको आप डर्टी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो ये सारी बातें तो मैं सोचा इसको 5 पॉइंट्स में कंक्लूड करते हैं। तो ये वीडियो है, आप बताइए अगर आपने फ़िल्म देखी हो, तो आपको कैसी लगी ये फ़िल्म? कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस दोस्तों को अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्किल में और फैमिली सर्किल में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिखिए कि कैसी लगी ये फ़िल्म और कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।